हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान पेपर का अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे खंड का फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद रसायन विज्ञान बेटा आपको सॉल्व करवा चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनेगा? तो उत्तर होगा बेटा अवतल दर्पण के सामने। कैसे? उसका जवाब भी देख लो बेटा, कैसे। तो बेटा ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। इनसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसके सामने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लीजिए ये बेटा सी है और ये एफ है, ठीक है। अब वस्तु मान लीजिए ये रखी हुई है, बेटा प्रकाश से किरण जाएगी कहाँ से होकर के वापस लौटेगी? फोकस से होकर के, ठीक है। और दूसरी प्रकाश से किरण है, ये भी फोकस से जा रही है और वापस लौट रही है, समांतर होकर आ रही है ना वापस। तो यहाँ पे बेटा देखो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। कैसा बना? प्रतिबिंब बना उल्टा, वास्तविक, और आकार में देखो वस्तु से छोटा बना है। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, बी वाला। दिख रहा है बेटा क्षेत्र? समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन है। बेटा देखो 3 गुना दिख रहा है ना, साफ साफ 3 गुना, गुना मतलब आवर्धित ही होता है, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सारे क्वेश्चन के मैंने जवाब ना वहाँ पे लिख रखे हैं कॉपी पर, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जल्दी हो जाएगा पेपर, ठीक है बेटा। तो देखो पहले का मैंने आपको बताया था अवतल, देखो अवतल पे टिक करा हुआ है, ठीक है। दूसरे को बताया था 3, तो 3 पे टिक किया हुआ है, एम्पियर पे टिक किया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्न नियम से किया जाता है बेटा, ठीक है। अब तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। उसका आकलन हम कौन से नियम से कर सकते हैं? तो मेरे साथ फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम होता है बेटा, ठीक है। तो देख लेते हैं, लिखा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नहीं, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से क्या याद करते हैं? इससे हम याद करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। ओम का नियम बेटा ये तो बिल्कुल गलत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी गलत है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये वाला सही है, आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि, देखो क्या पूछा गया है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, ठीक है बेटा। तो वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है इसकी? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अपवर्तनांक दे रखा है 1.6। तो हमें इसकी बेटा निकालनी है, आभासी गहराई निकालनी है इसकी, ठीक है बेटा। आभासी गहराई तो याद करनी है। तो अब हम फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, ठीक है। तो आभासी गहराई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो बेटा वास्तविक गहराई दे रखी है 40 हमारी, अपवर्तनांक दे रखा है 1.6। इसको डिवाइडेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है बेटा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? क्षमता इक्वल टू होता है 1/f, और यहाँ क्या होता है? मीटर में। क्या होता है? मीटर में, ठीक है बेटा। लेकिन जब सेंटीमीटर में दिया होता है तो क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगाते हैं 100/f, और यहाँ लगाते हैं सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो 100/f, ये 100/f लगाया है, ठीक है। तो इसको देखो हम करते हैं P इक्वल टू 100/f। तो बेटा देखो 100/f, f की वैल्यू कितनी है? 20, 0 से 0, 2 पंजे 10। तो P इक्वल टू कितना? P इक्वल टू हो गया +5 डायोप्टर। कितना आ गया बेटा? +5 डायोप्टर। समझ में आया आंसर? मैंने कैसे सॉल्व किया उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? +5 डायोप्टर। समझ में आया बेटा?
तो ये मैंने स्टूडेंट से नोट करवाया था, तो उसने मिस्टेक कर रखी बेटा, यहाँ पे प्लस के 5 लिखने होंगे, ये आंसर हो जाएगा खाली, ठीक है। 1/5 नहीं होंगे, प्लस के 5 होंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये पत्नी क्या लिख रखा है, इस चीज़ को तुम छोड़ो, जो मैंने बताया वो नोट करो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। तो ठीक है बेटा, देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं। वो सरल सवाल दिए हुए हैं, कुछ खास कठिन तो है नहीं। बट देखो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, बेटा देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। विद्युत धारा का मान बेटा I = दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है। प्रति सेकंड T = 1 सेकंड दे रखा है। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n = ज्ञात करना है। बिना दैट हम जानते हैं Q = क्या होता है, n, तो n = क्या हो जाएगा, Q/E, ठीक है बेटा। हम जानते हैं Q = क्या होता है, IT, तो n = क्या हो जाएगा, IT/E, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, I की वैल्यू हमें पता है कितनी है। I की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 लगा दी हमने। I की वैल्यू कितनी लगा दी बेटा, 10 गुणे 1, T की वैल्यू 1 है, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻�19, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा। हम लोग क्या काम करेंगे, ऊपर हम कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए लिख देंगे हम 100, ठीक है। और नीचे कितना लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर 16, ऊपर लिख देंगे 10 की घात +19। तो बेटा इसको हम भाग करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6.25 × 10 की घात -19, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया बेटा, ये n = आ गया। तो यहाँ पे माइनस की नहीं, प्लस की 19 होगी, प्लस की 19 कर लो, सही हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया बेटा सोल्यूशन, ठीक है। इसको नोट कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें है, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में देखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। बेटा दे रखा है R = 6 मीटर और U = -6 मीटर, V = फाइंड आउट करना है, और हमारी लेंथ ऑफ इमेज भी बतानी है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो हमने लगा लिया है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है 1/b + 1/u = 1/f, ठीक है। तो 1/b = तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/3 तो था ही था, ठीक है। प्लस का ये हो जाएगा ऊपर आगे इधर आकर के, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया है, यहाँ पर 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर, V = कितना जाएगा, 2 मीटर। तो F = R/2 होता है, तो F = कितना जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक बेटा। तो बेटा यहाँ पे जो ना F जो है वो हमें यहाँ पे मीटर में लेना है, तो यहाँ पे मीटर में लिख देना इसका वैल्यू, ठीक है। फिर लिखा है, अतः इमेज मिरर के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड वी नेट हम ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं M = LI/LO, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है, तो और M = होता है V/U, ठीक है बेटा। माइनस का होता है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेना बेटा, समझ में आ रही है बात, माइनस का V/U, ठीक है। तो M = क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का V/U, ठीक है। तो M = -2/6, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो M = आ जाएगा तुम्हारा माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है, प्लस का 0.33, ठीक है। समझ में आया बेटा। अब देखो यहाँ पर जो B की वैल्यू है ना, B की वैल्यू हमने निकाल ली है, B की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2, कितनी आ रही है, 2, तो 2 लगा दी। U की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, U की वैल्यू कितनी आती है, U की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी होगी, देखो U की वैल्यू 6 है, वो माइनस की होगी बेटा, ठीक है। U की वैल्यू कैसे होगी, माइनस की, देखो माइनस की 6, तो माइनस तभी तो प्लस होगा, तभी तो आएगा ये, ठीक है। समझ में आया बेटा।
अब क्या काम करेंगे, अब देखो बेटा प्रकृति अतः इमेज मिरर के पीछे वर्चुअल सीधा वास्तविक वस्तु से 0.33 गुना छोटा बनेगा। समझ में आ रही है बेटा बात। अथवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस, दूरी व क्षमता को भी गणना कीजिए। तो बेटा b इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट, u इक्वल टू इनफाइनाइट, v इक्वल टू 10 और प्रकृति बतानी है। ठीक है, f बताना है, p बतानी है इसमें। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे u की वैल्यू क्या इनफाइनाइट है, ये वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा बेटा 1/10। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पर आपका f इक्वल टू आ गया 10 और p इक्वल टू आ गया 0.1 डायोप्टर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है लोहे के एक तार की लंबाई बेटा L1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर न आए तो नए तार का प्रतिरोध की गणना कीजिए। बेटा प्रथम तार के लिए देखते हैं बेटा, r इक्वल टू 5 दे रखा है, l इक्वल टू l है, a इक्वल टू a है। ठीक है, तो रो इक्वल टू की जगह r डॉट a अपॉन l, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। नए तार के लिए हम देखेंगे बेटा r डैश इक्वल टू फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a अपॉन 2 और यहाँ पर l इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि दो गुना कर रहे हैं ना हम, तो सीधी बात है उसका जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, लंबाई इसकी दोगुनी करेंगे तो ठीक है। तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डॉट l डैश अपॉन a डैश। ठीक है, वैल्यू फिट कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे तो r डैश हो जाएगा यहाँ पर 20 ओम। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। तो बेटा चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ से गैस सीधे आंसर पेपर ही लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। लिखा है संगलन विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 इक्वल 30 ओम, मतलब ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। R4 इक्वल टू 10 ओम। ठीक है बेटा, R4 इक्वल टू ये है, ये 10 ओम दे रखा है। R5 एंड R6 कितना है बेटा, 40 ओम है। ठीक है, तो प्रयुक्त बैटरी 6 वोल्ट और बेटा आंतरिक प्रतिरोध इसका दे रखा है 0। ठीक है, तो मैं इस बात से मतलब नहीं कि 0 दे रखा है ये। ठीक है, इसको सॉल्व तो कुछ करना थोड़ी नहीं आंतरिक प्रतिरोध के लिए। लिखा है प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R6 में बहने वाली धाराएं कम से इतनी ये दे रखी हैं। तो हमारे लिए क्या याद करना है, मतलब I1 I2 I3 I4 I5 I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V6 V5 और 6 की गणना करनी गई है और हमें परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान भी बताना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख रखा है, देखो क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है दोबारा से। अब इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान देना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सोल्यूशन को बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन को ही थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से, ध्यान समझना मेरी बात को ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन में है बेटा देखो कि मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो बिल्कुल छोटा हो गया, अब सही है। क्वेश्चन में दे रखा है संगम विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 इक्वल टू 30 ओम है बेटा। देखो ये कितने रखे हैं, 30 ओम दे रखे हैं। ठीक है, R4 इक्वल टू 10 दे रखा है और R5 R6 कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधन R1 R2 R6 मतलब इत्यादि में बहने वाली धाराएं I1 I2 हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पढ़ रहे थे हम, प्रत्येक बैटरी 6 वोल्ट के आंतरिक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। ठीक है बेटा, 6 नहीं 16, तो 16 से जुड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर बेटा, हमारे लिए सभी के बीच विभवांतर बताने हैं, मतलब यहाँ पर I1 I2 I3 I4 I5 I6 ज्ञात करनी है। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 V4 V5 V6 से हमें फाइंड आउट करना है और परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है ये भी हमें
बतानी है बेटा, ठीक है। तो बोर मत हो, आराम से पढ़ो। देखो मैंने काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोर होने लगे होगे, लेकिन समझ में 100% आएगा। ये वाला क्वेश्चन ध्यान देखना, ठीक है बेटा। ये सारी वैल्यू दे रखी है, समझ में आया है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर ए और बी पॉइंट हो तो इनके बीच में जो भी विभवांतर होगा वो इक्वल होगा नहीं होगा, बताओ। बीपी मान लो, विभवांतर इक्वल होगा नहीं होगा? कैसे होगा इक्वल? क्योंकि हम जानते हैं अगर सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो उनके स्रोत के बीच विभवांतर कैसा होता है? इक्वल होता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने यहाँ पर मान लीजिए B1 निकाल लिया तो B1 B2 B3 सब अपने आपस में पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्रतिरोध नहीं, यहाँ पे भी जो विभवांतर हम निकाल लेंगे वो इसमें और इसमें इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेटा इन सब चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले होना बना लें इसका एक प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध यहाँ का निकाल लें और उसके बाद यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। समझ में आ रही है बेटा बात? तो नया फिगर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा R4 वाला, और ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी अपनी बैटरी हो जाएगी बेटा, ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे? मान लीजिए RP है और मान लीजिए R4 है, ये RP डैश है, ठीक है। तो अब तीनों को हम क्या काम करेंगे? तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे B दे रखा है बेटा, B इक्वल टू दे रखा है 16, तो अब टोटल I निकाल लेंगे, टोटल I निकाल लेंगे। यहाँ समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा रणनीति बनाते हुए चलते हैं, तो देखेंगे बेटा इसका सोल्यूशन। देखो बेटा हमने क्या काम किया है यहाँ पर, हमने ध्यान समझेंगे मेरी बात को बेटा। हमने सबसे पहले ए और बी के बीच में हमने क्या निकाला? तुल्य प्रतिरोध निकाला। तो 1/RP इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30, ठीक है, प्लस 1/30। तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 नीचे हो गया, ठीक है, ऊपर 3 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो RP इक्वल टू कितना हो गया? RP इक्वल टू हो गया बेटा 10 ओम। बात समझ में आ गई? तो बेटा हमारे ये टोटल क्या हो गया? ये 10 ओम हो गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में निकाल लें। तो ई और एफ के मध्य प्रतिरोध बेटा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया है RP डैश इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा? R5 मल्टीप्लाई R6 अपॉन R5 प्लस R6, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है बेटा हमने, ठीक है। तो देखेंगे जरा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने R40 गुणे 40/40 प्लस 40 करा है, तो ये मल्टीप्लाई बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, गुणा भाग किए। तो यहाँ पे हमें R' की वैल्यू हमें तो दिखाई दे रही है, हमें 20 दिखाई यहाँ पर देती है, 20 प्राप्त होती है, ठीक है। तो बेटा देखेंगे तो ये प्रतिरोध पहले डायग्राम ऐसा था, लेकिन नया डायग्राम कैसे बन जाएगा? देखो मान लीजिए RP हमने कितना निकाल लिया? 10 निकाल लिया। प्रतिरोध बेटा इसके बीच ये है, ठीक है। R4 में कोई अपने प्रॉब्लम की नहीं है। यहाँ पे कितना आया था? अभी हमने सोल्यूशन किया है 20 आया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे लिए यहाँ से अब हम बेटा क्या करते हैं? इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों प्रतिरोध क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में आ गए हैं। तीनों को जोड़ने के बाद हमारा तुल्य प्रतिरोध इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से धारा भी निकाल सकते हैं बेटा, कुल धारा निकाल सकते हैं ना। तो धारा का फॉर्मूला कितना है? I इक्वल टू PN/R से B कितना है? 16, R कितना है यहाँ पर? टोटल प्रतिरोध कितना निकाला है हमने? 40, ठीक है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? 0.4 एम्पियर। कुल धारा कितनी होगी? 0.4 एम्पियर, ठीक है बेटा। तो धारा तो हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं कि विभवांतर क्या होंगे? B1 B2 B3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले A और B के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि BP इक्वल टू क्या होगा? IRP। BP इक्वल टू क्या होगा? IRP, ठीक है। तो I की वैल्यू है 0.4 और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 है, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया? ये 40 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ के लिए 40 हो गया, तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो B1 B2 B3, तो यहाँ पे B1 B2 B3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है बेटा ध्यान दें, तो बेटा ध्यान देंगे, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ ये नहीं होगा, बात ये है ना, ध्यान समझेंगे बेटा ज़रा। जब यहाँ की वैल्यू BP इक्वल टू कितनी आई है? यहाँ पे 4 वोल्ट आई, कितनी है? 4 वोल्ट। तो A और B के बीच में जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे, मान लीजिए एक ऐसे लगा था, ठीक है, एक ऐसे लगा था, एक ऐसे लगा, सभी प्रतिरोध कैसे होंगे? सभी का प्रतिरोध नहीं, सभी वोल्टेज समान होंगे नहीं होंगे, ठीक है। समांतर क्रम में लगे हैं प्रतिरोध, तो वोल्टेज कैसा होगा? समान होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 4 वोल्ट का हुआ होगा, ठीक है बेटा। B1 B2 3 के बीच क्या होगा? 4 वोल्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो 4 वोल्ट लिख लेना आप लोग। तो EF के बीच कुल विभव कितना हो जाएगा बेटा? कुल विभव कितना हो जाएगा EF के बीच में? देखते हैं इसका कुल विभव कितना हो जाएगा। ध्यान समझना है बात के लिए बेटा, ठीक है। तो देखो B इक्वल टू हो जाएगा IRP, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा आपका
बी पी इक्वल टू 0.4 और आर पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 निकाली हमने बेटा, 20 रख दी तो आ गया तुम्हारा 8.8, ठीक है, नहीं 0.8 नहीं 8.0 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए मतलब हो गया B5 B6 इक्वल टू इतना ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखना चाहते हैं कि सी डी के बीच में क्या हालत है। तो सी डी के बीच में V4 इक्वल टू IR4 हो गया, तो बेटा हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। अब हमें देखो हमने सब कुछ याद कर लिया हमारे लिए, हमें B1 B2 B3 B4 B5 B6 B5 ये सब ज्ञात करने थे, ये हम सारे के सारे ज्ञात कर चुके हैं। अब कुल मिलाकर के हमारे लिए धाराएं I1 I2 I3 वगैरह ज्ञात करने को रह गई हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I1 इक्वल टू क्या होगा V/R1, ठीक है। तो बेटा B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर R1 पर 4/30, तो बेटा भाग करेंगे हो जाएगा 0.13 एम्पियर, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे बेटा, सारी वैल्यू ऐसे हम निकाल लेंगे। देखो हमने निकाल रखी हैं ये आपके लिए बेटा, I2 इक्वल टू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो ये आंसर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। I4 बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम जो है I5 की वैल्यू और I6 की वैल्यू इत्यादि सब ज्ञात कर लेंगे बेटा। ये इस प्रकार आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बेटा देखो अथवा में क्वेश्चन दे रखा था, इसके अथवा में दे रखा था कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामवंत चित्रनायक इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो अब हम विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देंगे बेटा विद्युत जनित्र के बारे में। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, ध्यान से समझेंगे जरा। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है बेटा। तो सिद्धांत देखेंगे, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसके लिए प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली जो है बेटा हमारी क्या है, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है, ठीक है बेटा। तो अब संरचना देखेंगे, तो संरचना के 4 भाग होते हैं जिससे निम्न प्रकार चित्र में शो प्रदर्शित किया गया है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखेंगे इस चित्र के बारे में, ध्यान समझेंगे बेटा। ये शक्तिशाली चुंबक हैं रखी हुई, ठीक है। ये बेटा ABCD एक कुंडली रखी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो होता है क्या कि इसको बेटा हम ध्यान समझेंगे जब थोड़ा सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको समझाने की दृष्टि से। तो देखो ऐसा होता है कि बेटा ये कुंडली है ना, कुंडली को हम मोशन कराते हैं, मान लीजिए इस ऊपर को गति करता है ये, ठीक है, ये नीचे को गति करता था। अंगूठे का दाएं हाथ का नियम पढ़ चुके हैं। अंगूठे के दाएं हाथ के नियम अकॉर्डिंग बताया जाता है, अपने अंगूठा उसके पास वाली उंगली और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे सभी लंबवत रहें। तो यदि अंगूठा गति की दिशा को बताए, उसके पास वाली उंगली क्या बताया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो मध्य वाली उंगली क्या रहेगी, धारा की दिशा को बताएगी। ये वाला रूल यहाँ पर लगेगा बेटा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर B ऊपर के लिए हो गया बेटा, ठीक है, तो B हो गया ऊपर के लिए, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इधर को, B इधर को होगी बेटा, ये B इधर को होगी, ठीक है। तो धारा की दिशा किधर लगेगी, धारा की दिशा किधर लगेगी बेटा, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, धारा की दिशा किधर को लगेगी बेटा। तो देखो धारा की दिशा जो होगी आई इधर को होगी बेटा, ठीक है। और जो B है ना, B ये लंबा था, ऊपर के लिए बना नहीं सकते ना, ऊपर के लिए बेटा शो करते हैं, ऊपर के लिए है B, ठीक है। तो बेटा धारा की दिशा ये होगी, इधर धारा की दिशा ये होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए इस प्रकार यहाँ पे धारा प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अब देखो और भी चीज़ समझा दूंगी इसको, किस किस को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। ये ABCD आयताकार कुंडली हो गई, चुंबकें हो गई ये बेटा यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई ये कहलाता है R1 R2 लिखा हुआ है, ये कहलाते हैं आपके स्प्लिट रिंग नहीं है बेटा, ये कहलाते हैं सर्पी वलय या स्लिप रिंग, सर्पी वलय या स्लिप रिंग। ये B1 बुरुश है बेटा, ये B2 बुरुश है, कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए रहते हैं। और ये इस जो रिंग के ऊपर टच रहते हैं, ना कि यहाँ पे कसे रहते हैं, बाकी रिंग जो है घूमती रहती है बेटा। अब देखो इसकी वर्किंग जो होती है, देखो बेटा यहाँ पर ABCD जो AB मतलब एक जो चुंबक साथ में एक चुंबक शक्तिशाली रखी हुई है इसमें, ठीक है, आर्मेचर है, ये सारे आप पढ़ लेना बेटा, लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ये सब चीज़ लिख लेना तुम, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फटाफट, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।